Hello everyone, this is Snehal Srivastav and in this session we will be discussing the Hindu newspaper analysis. Now the first article हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डबलिंग कोर्ट्स स्ट्रेंथ वांट इंडिपेंडेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हम कोर्ट की स्ट्रेंथ को डबल कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे जितने भी जजेस हैं इनकी स्ट्रेंथ को डबल कर देते हैं, अराउंड कहा जा रहा है कि इसको 33 से 34 से बढ़ा करके 70 कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे कोई ख़ास इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। और इनका एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, कहना है कि इस तरह के जो पेटिशन्स होते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के पेटिशन्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो इस तरह के पेटिशन अगर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो उनको कोई इंटरटेन भी ना करे, मतलब उन्हें कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। यूएसए का सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये पेटिशन्स जो हैं वो हमारे लिए नहीं हैं, ये लोअर कोर्ट्स में ही डील होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी के, उन्होंने कहा कि हम अगर यहाँ की जो कोर्ट की स्ट्रेंथ है इसको डबल कर भी देते हैं, 34 से बढ़ा के 70 कर भी देते हैं, तो हमें इतने अच्छे एडवोकेट्स नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे लॉयर्स नहीं मिलेंगे जो कि हाई कोर्ट की बेंच पे जज बनने के लायक हों, क्योंकि यहाँ पे अभी अच्छे लॉयर्स की कमी है। ऐसा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है अपने स्टेटमेंट में। नाउ तीसरी बात ये आती है कि अगर, मतलब इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब ये इलाहाबाद में चीफ जस्टिस थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इनको ऐसा बोला गया था एक बार कि आप जो है अपने यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। तो इन्होंने स्ट्रेंथ तो बढ़ाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पर उनका ये कहना था कि मैं करंट जितनी अभी पोजीशंस हैं, जितने अभी जजेस की प्लेसेस हैं, मैं उन पे ही अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतने ही लोग नहीं मिल रहे हैं मुझे, इतने काबिल लोग नहीं मिल रहे जो यहाँ के जज बन सकें। तो अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, फिर वो खाली सीट रहेंगी, फिर उनका क्या होगा। तो इनका कहना है कि जो लॉयर्स हैं वो इतने नॉलेजेबल इनफ नहीं है, एक्सपीरियंस इनफ नहीं है कि जजेस की सीट को वो संभाल सकें। ना इसके बाद इनका कहना है कि मिस्टर उपाध्याय जो हैं, उन्होंने कहा कि जज पॉपुलेशन रेशियो जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 50 है हर मिलियन पॉपुलेशन के लिए, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 50 होने चाहिए, 50 जजेस होने चाहिए। नौ, और दूसरी बात कि 10 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है अभी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर अलोन। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 10,000 केसेस, 10 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके, मतलब दो साइड है कि एक साइड की केसेस काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको कौन रिजॉल्व करेगा। दूसरी साइड सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि हमें इतने अच्छे लोग मिल ही नहीं रहे कि हम यहाँ पे जज इनको बना सकें। तो फिर ये, मतलब दोनों साइड से कहा जा रहा है कि हम बढ़ा नहीं सकते, सीट्स बढ़ा नहीं सकते, और इधर से पब्लिक का कहना है कि सीट को बढ़ा देना चाहिए। ओवरऑल इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, ये है कि हम ये जान सकते हैं कि 50 हर मिलियन पॉपुलेशन में 50 जजेस होने चाहिए, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी सिर्फ 34 जजेस ही हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे अराउंड हाई कोर्ट्स की बात करें तो 160 जजेस जो है अराउंड होते हैं वहाँ पे। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी बताया कि वो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस टाइम पे 160 स्ट्रेंथ हुआ करती थी वहाँ की। नौ इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है बेटिंग फॉर एक्जोटिक मीट। यहाँ पे एक्जोटिक मीट जो है उसकी गैम्बलिंग हो रही है, इन सब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब उनको सेल करना, गैम्बल करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये यहाँ पे किस एनिमल की बात करी गई है? वो एनिमल है बियर कैट, जिसको बिंटू रॉन्ग भी बोला जाता है। इस पर मूवी भी बन चुकी है फ़िलहाल। और मतलब ओवरऑल यहाँ पे जिस एनिमल की बात करी गई है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। बिंटू रॉन्ग बियर कैट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं। ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और वल्नरेबल में है, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में ये आता है बिंटू रॉन्ग। बस इतना सही है इस कैट के बारे में। थर्ड आर्टिकल अभी बहुत दिनों से चल रहा था हाई कोर्ट, मतलब कि जो गवर्नर है, केरला के जो गवर्नर हैं,
उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये लगाया जा रहा था कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, वो सेंटर की चीज़ों को मतलब कि इंटरफेयर कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के सारे कामकाज में। जो कि आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, गवर्नर हैं केरला के, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जो बिज़नेस है उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया कि जो वाइस चांसलर की पोजीशन है उस पर जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट को गवर्नर ना करें ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, बिल को इंट्रोड्यूस किया। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब इस पर सिर्फ सीधा सा ये जजमेंट आया है कि हाई कोर्ट ने बोला कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट जो है वो केरला के गवर्नर ही करेंगे, मतलब केरला के अंदर, और ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। हाँ, गवर्नर के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे क्योंकि गवर्नर आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन चुका है, क्योंकि हर बार गवर्नर जो है न्यूज़ में आते जा रहे हैं। तो जब गवर्नर की बात आती है तो हम देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहली बात, ये इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, एंड दूसरी चीज़ कम से कम 35 साल की इनकी एज होनी चाहिए। कन्वेंशन क्या है, मतलब कि इनके अपॉइंटमेंट से पहले ये पहली बात कि ये सेम स्टेट के नहीं होने चाहिए। ये कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं कि फॉलो किया ही जाए। दूसरा, चीफ मिनिस्टर जो है कंसल्ट किए जाते हैं इनके अपॉइंटमेंट से पहले मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं कि हम केरला के गवर्नर किसको, केरला के नहीं, कहीं के भी गवर्नर किसको अपॉइंट करें, उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है। और साथ ही साथ इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और नॉमिनेशन जो होता है वो यूनियन मतलब सेंटर के द्वारा किया जाता है, और ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। गवर्नर किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 154 में गवर्नर के बारे में बात की गई है। कहा गया है कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं स्टेट के। आर्टिकल 163 में बोला गया है कि देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को उनके डिसीजन लेने में, बट अगर वो उनके डिस्क्रिशन पावर है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं कर सकती। दूसरी बात, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, कि डिस्क्रिशन में एक्ट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग करी है, गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं है। मतलब कि गवर्नर अपने मन से डिसीजन ले सकता है किसी टॉपिक्स पे जो उनके डिस्क्रिशन में आते हैं, बट प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। अब बात कर लेते हैं पावर्स ऑफ गवर्नर। 4 तरह की पावर्स होती हैं गवर्नर के पास। एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये है कि चीफ मिनिस्टर एंड बाकी मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, एंड जितने भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जिससे कि बेटर ये बिज़नेस रन कर सके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट रन कर सके, तो उसके लिए रूल्स बनाने का काम जो है गवर्नर करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और मतलब ये स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस भी करते हैं। इनके फर्स्ट सेशन हर साल का वो गवर्नर ही एड्रेस करने का काम करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोरोग करने का काम गवर्नर का है, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का काम गवर्नर का रहता है। फाइनेंशियल पावर में मनी बिल इनके रिकमेंडेशन से आता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब कि जितने भी पैसे निकाले जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड से वो भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, एंड कंटिजेंसी फंड से भी जो पैसे निकलते हैं वो भी गवर्नर के द्वारा ही निकाले जाते हैं। जुडिशियल पावर्स में देखा जाए तो पैर्डनिंग पावर जो होती है वो गवर्नर के पास होती है। मतलब कि पैर्डनिंग पावर में कई तरह की ऐसी पावर्स होती हैं जिसमें गवर्नर किसी भी कैदी, किसी भी कह सकते हैं कि कोई जेल में बंद है ना, और उसके ऊपर कोई सज़ा दी गई, उसको किसी इंसान को सज़ा दी गई है कोर्ट के द्वारा, तो उन सज़ा को माफ़ करना, उसकी क्वालिटी, सज़ा की क्वालिटी को कम कर देना, है ना, या फिर उसके ड्यूरेशन को कम कर देना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पावर जो होती है वो गवर्नर के पास होती हैं, और ये जुडिशियल पावर्स में गवर्नर के आती हैं, जैसे पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूट या रेमिट, ये सारी पावर्स होती हैं। हाँ, गवर्नर के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें हमने डिटेल में इन सारी पावर्स को भी डिस्कस किया है, और बाकी सारी चीज़ें भी प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर रखी है, तो आप वीडियो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव आर्टिकल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर के आया है, जहाँ पे कई लोगों का ये कहना है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा है, मतलब जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, वो गलत है, वो प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था।
इससे बहुत टाइम से डिबेट चल रहा है। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि ये सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी राय तो देते ही रहते हैं। और उसमें से एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट राय यहाँ पे निकल के आती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना है, हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना सा इम्पॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, मतलब कि कुछ लोग हैं, उन्होंने जा करके चेक किया जितने भी स्कूल्स थे, हायर इंस्टीट्यूशंस थे, हायर कॉलेजेस थे, उनकी लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में जो है अराउंड 457 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिए 2019 में। और ये जो थे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर में आते थे, ये हाई रैंक इनको मिली थी। और साथ ही साथ 528 इंस्टीट्यूशंस जो कि 2022 में रैंक किए गए थे, इनको लिया गया। और किसी को भी रिपीट नहीं किया, मतलब कि जो बच्चे पहले वाले में काउंट हो गए उनको पहले वाले में रहने दिया और दूसरे वाले में काउंट नहीं किया, मतलब कि रिपीटिशन नहीं किया यहाँ पे लोगों का इस डेटा को कलेक्ट करने में। डेटा कलेक्शन में ये पाया गया कि अराउंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो लोग आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, है ना, SC ST को छोड़ करके, OBC को छोड़ करके, छोड़ करके जनरल के जो लोग आते हैं, ओवरऑल इनकी जो लड़ाई है वो जनरल से है कि जनरल को आप जो है रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 19% जो लोग थे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंट थे, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ अगर हम SC ST की बात करें तो वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन अराउंड 39% था। तो एक बात तो यहाँ पे साफ नज़र आ रही है कि 19% EWS सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है और SC ST का या फिर अदर बैकवर्ड OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 39% है। इसका मतलब कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो अराउंड 40% तक रिप्रेजेंटेड हैं। बट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अभी 20% से भी कम रिप्रेजेंटेशन पाया हुआ है। एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कोटा है, मतलब कि रिजर्वेशन है, ये लगने के बाद इनका रिप्रेजेंटेशन और घट गया, 17% तक चला गया। इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% से कम नहीं है तो इनको रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो यहाँ पे सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट था कि 19% ये लोग रिप्रेजेंटेड हैं। NIRF मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो टॉप के कॉलेजेस आते हैं उनमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो 19% है और SC ST OBC का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 39% है। इसमें से बस इतना सही इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी इसके अगर हम एक महीना पहले चले जाएं तो अभी बहुत सारे आर्टिकल्स निकल चुके हैं, और अगर हम एक महीना या एक साल बाद भी जाते हैं तो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे या गवर्नर पे या ऐसे टॉपिक्स जो हैं इन पे हमेशा आते रहेंगे, आर्टिकल्स आते रहेंगे। तो हमें इनको जो है डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो जिस्ट है, मतलब मेन चीज़ें हैं, उनको वहाँ समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इनका मेन पॉइंट कहने का क्या है, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है। ना एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ऑन द एंट्री ऑफ वुमेन इन मस्जिद्स, मतलब मस्जिद में वुमेंस की एंट्री को अभी रिसेंटली एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, जिसने ये बोला कि वुमेंस जो है मतलब कि अकेली वुमेन या वुमेन का ग्रुप जो है अलाउड नहीं है, वो अपने मतलब किसी मेल के साथ आएंगी तो फिर उनको आने की एंट्री दी जाएगी, अगर वो अकेले आती तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। इस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी उठाए, बोला गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ के कुछ एक्शन लेना चाहिए, इस पर इंटरवीन करना चाहिए। फिर जामा मस्जिद ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आकर के लोग फ़ोटोशूट करते हैं और ये यहाँ की आस्था को ख़राब करता है, जो मतलब उनकी एक बिलीफ है, वर्शिप की प्लेस है, वहाँ पे आकर के फ़ोटोशूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उन्होंने गर्ल्स को और वुमेंस को अकेले आने से बैन कर रखा है, ग्रुप में आने से बैन कर रखा है, और कहा है कि अगर आप मेल मेंबर के साथ आते हैं तो ठीक है, आप अलाउड हैं। ऐसा ही एक काफ़ी पहले हाजी अली दरगाह में भी मुंबई में ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे ग्रिल लगा दी गई थी, वुमेंस को आगे ग्रिल से आगे जाने नहीं दिया जाता था। फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा हुआ और मतलब प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट के बाद फिर उनको अलाउ किया गया। फिर इन केसेस को अभी क्या चल रहा है कि ऐसे इस केस को उठा करके, जो एंट्री ऑफ वुमेन है इन मस्जिद में, उसको उठा करके सबरीमाला केस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने समअप कर दिया है, जिससे कि मतलब कोई वो नहीं होना चाहिए कि हिंदू के लिए अलग डिसीज़न आ रहे हैं,
हिंदू के यहाँ टेम्पल में एंट्री बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वुमेन की जो एंट्री है वो मस्जिद में बैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो डिसीज़न आएगा वो दोनों के ऊपर फॉलो होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने यहाँ पे रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल देखने को आता है मनरेगा से रिलेटेड, जहाँ पे तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है वो मनरेगा के वर्कर्स को उन कामों में लगा रही है जो मनरेगा के वर्कर्स के लिए अलाउड नहीं है। उनसे मतलब कि पहले बोला गया कि हम इस काम के लिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, बाद में पता चला कि कुछ और था, बिल्डिंग के लिए बनवा रहे हैं, फिर पता चला रेलवे स्टेशन डेवलप कराए जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को सामने आई। मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि फ्रॉड, थोड़ा सा छोटा सा एक फ्रॉड वहाँ पे नज़र आया। तो इसी पे ये आर्टिकल है। हमें इस फ्रॉड से कोई मतलब ख़ास नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर यूपीएससी प्रिपरेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मनरेगा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मनरेगा जो ये किसके अंडर में है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आस्क स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि आप 151.9 करोड़ जो स्पेंड किए गए हैं प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्शन पे उसको वापस करिए, क्योंकि ये जो स्पेंट मनी है ये स्पेंट मतलब कि ऑब्वियसली ये मनरेगा के वर्कर्स के लिए नहीं था। मतलब ये काम मनरेगा के वर्कर्स के लिए नहीं था, आप उनसे ये काम नहीं करा सकते हो। तो ये यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उनसे बोला। साथ ही साथ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दी जा रही है कि मनरेगा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ही पूछा स्टेट गवर्नमेंट से, तो फिर सीधी सी बात है मनरेगा के लिए अकाउंटेबल कौन है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब इसी के अंडर मनरेगा आता है ओवरऑल। तो चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं मनरेगा के और इसके बारे में हम जानते हैं। रिसेंट की अगर बात करें तो 2021 से 22 में 72,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया था मनरेगा के लिए। और इसका फुल फॉर्म जैसे कि हम सब पहले से ही जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट ये कहता है कि कम से कम 100 दिन की गारंटीड वेजेस प्रोवाइड की जाएगी और गारंटीड वर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में। कब ये लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2006 2 फरवरी को, एंड 708 डिस्ट्रिक्ट्स 2021 तक इसने कवर किए हैं। इसके की स्टेक होल्डर्स कौन है? तो वेज सीकर्स, मतलब जो वेज लेने आते हैं, ग्राम सभा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और भी कई स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिख रखा है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बाकी करंट अफेयर्स में पहले ही कवर कर लिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। नौ मनरेगा के बगल में एक और इम्पॉर्टेंट हमें आर्टिकल नज़र आता है, नीति आयोग प्रपोजेस डीकार्बोनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब नीति आयोग कह रहा है कि डीकार्बोनाइज करना चाहिए इंडस्ट्रियल एमिशंस को, मतलब इंडस्ट्रीज से जो एमिशन निकल के आ रहे हैं उनका डीकार्बोनाइजेशन करना चाहिए। मतलब उनमें से जो कार्बन निकल रहा है उसको हमें किसी न किसी फॉर्म में वापस कंज्यूम कर लेना चाहिए, जिससे कि वो पॉल्यूशन में और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग में कुछ भी कंट्रीब्यूशन ना दे। अच्छा, डीकार्बोनाइजेशन जैसी बातें तो हर जगह डिस्कस करी ही जा रही हैं, इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें चलती रहेंगी। आज नहीं, आज से 10 साल बाद तक भी ये बातें चलती रहेंगी। इवन इंडिया का तो 2070 तक का ज़ीरो कार्बन एमिशन का एम है, मतलब 2070 तक हम इस बारे में बात करते रहेंगे। तो डीकार्बोनाइजिंग ये हमारे लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहले आता है नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। नाउ नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला है इवॉल्व एंड शेयर्ड विजन फॉर डेवलपमेंट विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। मतलब कि नीति आयोग जो है वो स्टेट्स को इन्वॉल्व करके साथ में काम करना चाह रहा है और एक बड़ा विजन लेकर के चल रहा है डेवलपमेंट का। जो भी स्ट्रैटेजीज फॉर्म हो रही हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, मतलब एक बड़ा विजन ले रहा है और साथ में स्टेट्स को भी और जो छोटे छोटे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी वहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डेवलप मैकेनिज्म एट विलेज लेवल। अब देखिए, इसके पहले क्या था, नीति आयोग के पहले क्या था, 65 ईयर्स तक प्लानिंग कमीशन चला। प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच थी वो ये थी कि हम एक जगह डेवलपमेंट करते जाते हैं और वो डेवलपमेंट बाकी जगह भी फैलता जाएगा। जैसे दिल्ली को हम बहुत डेवलप कर देते हैं और धीमे धीमे उसके अगल बगल के एरिया भी डेवलप होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। प्लानिंग कमीशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो नहीं पाए। फिर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था 2015 में,
और 2015 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया। नाउ नीति आयोग की जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, मतलब हम विलेजेस को डेवलप करेंगे तो अपने आप ही नेशन डेवलप हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे विलेज लेवल पे डेवलपमेंट किया जाएगा। तीसरा कह रहा है फोकस ऑन नॉट सो बेनिफिटेड ग्रुप, मतलब कि प्लानिंग कमीशन में इतना खास नॉट सो बेनिफिटेड ग्रुप को नहीं दिया गया था, लेकिन नीति आयोग में क्या है कि जो ग्रुप बेनिफिट नहीं पा रहा है, जो कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर एरिया है जो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो उसको डेवलप करना प्रियोरिटी में रहेगा, उन पे फोकस ज़्यादा रहेगा और जो पॉलिसीज़ होगी वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। चौथा ये है कि फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात यहाँ पे करी गई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे जितना भी मतलब यहाँ पे पैसे वगैरह है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैकेनिज़्म हो रहे हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो हमें स्टेट लेवल पे लेने होंगे। मतलब कि हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो स्टेट लेवल पे होना चाहिए, वो छोटे लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि वो जैसे कि जब स्टेट डेवलप होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशन अपने आप ही डेवलप होगा। तो स्टेट डेवलपमेंट पे इनका ओवरऑल फोकस है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहाँ पे यही मतलब है कि एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मैकेनिज़्म हो जहाँ पे स्टेट्स पे फोकस किया जाए और जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग नेशन को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। पांचवा है डिज़ाइन स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कलेक्ट फीडबैक एंड इम्प्रूव, मतलब कि इनकी जो पॉलिसी है वो लंबे समय की रहती है और उस पर फीडबैक भी लेंगे और इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। वैसे तो देखा जाए ये 3 लेवल में काम कर रहे हैं, एक 15 साल का टारगेट लेके चलते हैं, एक 7 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं और एक 3 साल का। तीनों में अलग अलग चीज़ें रहती हैं और वो 15 साल के टारगेट को में अलग चीज़ें हैं, 7 साल में अलग हैं और 3 साल में अलग हैं। तो इनका काफ़ी एक कह सकते हैं कि इनोवेटिव तरीके से नई अप्रोच लेके काम कर रहे हैं नीति आयोग। छठवा है प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स, मतलब कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, की स्टेक होल्डर मतलब जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, है ना, और भी बाकी लोग जैसे कि हम थिंक टैंक्स हो गए, लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स हो गए, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम की स्टेक होल्डर्स को जो है एक पार्टनरशिप इनकरेज करेंगे। मतलब कि लोगों में पार्टनरशिप होनी चाहिए, लोग साथ मिलके काम करें। ऐसा ना हो कि प्राइवेट जो है अलग काम कर रहा है और गवर्नमेंट जो है अलग काम कर रही है, दोनों में कहीं ना कहीं एकजुटता होनी चाहिए। अगर हमें क्लाइमेट चेंज का लड़ना है तो दोनों मिल कर लड़ें, अगर हमें क्राइम से लड़ना है तो दोनों मिल के लड़ें। प्राइवेट अपनी चीज़ों को गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल रखे और गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को प्राइवेट फैसिलिटीज़ प्राइवेट को अच्छी प्रोवाइड करे, ऐसा कुछ। सातवां है डेवलप नॉलेज, इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट, मतलब कि नॉलेज डेवलप करना है ना, तभी तो इनोवेशन होगा, इनोवेटिव अप्रोचेज रखनी है। एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि नेशन में एक मतलब जो बिज़नेस है वो बूम हो, प्रमोट हो, ट्रेड वगैरह बढ़े, है ना, और इंडिया को जल्दी से एक एक्सपोर्टिंग हब बनने का मौका मिल सके, जिससे कि बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे ये बराबरी पे उनसे ऊपर खड़ा हो सके। और आठवां सबसे अच्छा इसका पॉइंट ये है कि इवैल्यूएट करता है, ये जो कुछ भी होता है उसको इवैल्यूएट करता है, मॉनिटर करता है और फिर इम्प्लीमेंट भी करता है इनिशिएटिव्स को, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो या कुछ भी हो। नीति आयोग ने किस तरह से फंडामेंटल नेचर जो है वो चेंज कर दिया प्लानिंग का इंडिया में। अब देखिए, जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है। तो पहला तो चेंज इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में चेंज का मतलब ये है कि अब जो है गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेकर के चल रही है और टेक्निकल एडवाइसेस भी प्रोवाइड करेगा सेंटर को, स्टेट को, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स, इस तरह के रिफॉर्म्स ये सजेस्ट करता है, जिससे कि बेटर अप्रोच प्रोवाइड करी जा सके सेंटर को भी और स्टेट को भी। दूसरा, जैसा मैंने बताया पहले ही, बॉटम से अप अप्रोच लेके चलता है, मतलब अगर हम छोटी चीज़ों को डेवलप करेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही डेवलप हो जाएंगी। तीसरा है न्यू इनोवेशंस। न्यू इनोवेशन मतलब इंडिया को एक एक्सपोर्टिंग हब या कह सकते हैं इनोवेशन हब बनाने की कोशिश की जा रही है, नॉलेज हब बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे नॉलेजेबल पीपल्स और इनोवेटिव पीपल्स यहाँ से निकले और पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक अलग ही लेवल प्रोवाइड करें।
एग्जाम्पल अटल इनोवेशन मिशन जैसे है ना। ना चौथा है स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स। स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम किस लिए किया गया है, जैसे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं और प्रोग्राम हैं उनका फ्रेमवर्क और इनिशिएटिव डिसाइड किए जा सके स्ट्रैटेजिकली, है ना, और पूरा मॉनिटर और फीडबैक भी लिया जाए जिससे कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, क्या चीज़ें चेंजेस लाने हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें विद टाइम टू टाइम। पांचवा है कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं नहीं मैं तो अपना अलग एम लेके चल रहा हूँ। मतलब ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच है वही सबकी अप्रोच होनी चाहिए, जिससे कि जिस भी काम को किया जाए, अगर क्राइम रिड्यूस करना है तो वो अच्छे से रिड्यूस हो सके। क्लाइमेट चेंज में अगर हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें करनी है तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। ऐसा ना हो कि एक स्टेट बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रोक रहा है, दूसरा स्टेट बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी, मतलब, और इसका ध्यान नीति आयोग देता भी है। छठवा है कि यूज़ ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन यूजेज, है ना, और अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना एक डिजिटल मनी भी लॉन्च किया है। डिजिटल मनी कई जगह फ़ायदा देगा, वो डिजिटाइजेशन में आ गया, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, डिजिटल इंडिया डिजिटाइजेशन को प्रमोट करता है। एडवांस टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस में कितनी हेल्प करेगी, है ना, और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और आगे भी अचीव करने वाला है। डिजिटाइजेशन में जैसा मैंने बताया कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है ना, डिजिटल मनी आ गया है, जैसे पैसे बच सके, प्रिंटिंग कॉस्ट ना हो लगे। फिर आठवा है इंडिसेस मेजर स्टेट्स परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। नीति आयोग ऐसे इंडेक्स भी लॉन्च करता है जिसमें स्टेट का हेल्थ, एजुकेशन और वाटर मैनेजमेंट भी एक रैंक के द्वारा दिया जाता है कि ये स्टेट अच्छा है, ये स्टेट ख़राब है इस मामले में। इंटरफेरेंस ऑफ टेक्नोक्रेट्स, मतलब कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जैसे कि टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि वो जल्दी से जल्दी पढ़ाई तो करें, पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल हैंड भी हो करके कहीं ना कहीं जॉब वगैरह पा ले या फिर अपना कोई छोटा सा बिजनेस या बड़ा बिजनेस शुरू कर सकें। तो ये तो है चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरह से जो फंडामेंटल नेचर था प्लानिंग का वो चेंज हो चुका है। पहले बॉटम टू डाउन अप्रोच थी, अब पहले टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, अब बॉटम से टॉप की अप्रोच अप्लाई की जा रही है। सबसे बड़ा चेंज तो यही है। अब बात आती है कि नीति आयोग में कौन कौन होता है, कंपोजिशन क्या क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, 2 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, सेकंड नंबर पे वाइस चेयरपर्सन होते हैं। मेंबर्स होते हैं, एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। फिर चौथे नंबर पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब सीईओ होते हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग के बारे में बस इतना सा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी नीति आयोग के लिए।